अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। ईद स्पेशल तमाशा जो है उसको डेडिकेट करेंगे हम परफॉर्मिंग आर्ट के किंग के नाम, उस बड़े फनकार के नाम जिसकी फ़कत 62 फिल्में हैं, लेकिन लोग उसके सामने हाथ बांधे खड़े, उन्हीं से सीखते रहे। और आप स्टार और सुपरस्टार में फ़र्क देखें तो आज के अहद में कोई ऐसा स्टार नहीं जिसके बारे में आप कह सकें कि उसे कॉपी किया जा रहा है। आप पूरे एशिया में बनने वाली सारी फिल्मों के जितने स्टार्स हैं उनके नाम गिन लीजिए और चैलेंज के साथ बता दीजिए कि ये फलाना फनकार है आज के दौर का और फलां बंदा इसे कॉपी कर रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि सब ने दिलीप साहब को ओढ़ने की कोशिश की, उनको पहनने की कोशिश की, उनको समझने की कोशिश की और तौफीक के मुताबिक जितना जितना किसी के पास तौफीक थी उसके मुताबिक वो दिलीप साहब को समझते रहे, ओढ़ते रहे, उन्हें पहनते रहे। अमिताभ बच्चन साहब दिलीप साहब के बारे में कहते हैं कि गंगा जमुना उनकी फिल्म मैंने 45 टाइम्स देखी है। कहते हैं इसमें कोई शक नहीं कि उसे अवार्ड ना मिल सका, लेकिन वो परफॉर्मिंग आर्ट की एक शाहकार फिल्म है। लेकिन इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि जब कोई फनकार दिलीप कुमार साहब को देखता है तो वो ये नहीं कह सकता कि इधर मैं होता तो ये करता, मैं होता तो शायद ये करता। एंगल्स मादूम हो जाते हैं। जो आर्टिस्टिक एंगलिंग है, जिस परफेक्शन से दिलीप साहब उस पर खेला करते थे, उसकी मिसाल आपको अगर उनके सेकंड एरा की फिल्मों में दें तो आपको मशाल में मिलेगी, और उनकी जो स्टार्ट की फिल्में हैं उनमें बहुत बड़े शाहकार पड़े हैं, जो बहुत सारे लोगों से पैनल हमारे साथ है, उनसे भी हम डिस्कस करेंगे। हमने लाहौर से कोशिश की है कि कम से कम ऐसे आर्टिस्ट जो फनकार हैं उन्हें मदऊ किया जाए दिलीप साहब को ट्रिब्यूट देने के लिए, जिनके बारे में सारे लोगों को पता है कि ये फ़न की मिट्टी में गूंदे हुए फनकार हैं, और उन्हीं से पूछा जाए कि दिलीप कुमार क्यों हैं, परफॉर्मिंग आर्ट के किंग क्यों हैं, और मेथड एक्टिंग में वेस्टर्न वर्ल्ड 53 में जिस नतीजे पे पहुंचा, 44 से 53 तक वो कितने माइलस्टोन्स फतह कर चुके थे, ये भी इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पैनल में मोहम्मद परवेज़ कलीम साहब हैं। आप 200 फिल्मों के राइटर हैं और 16 फिल्में आप बतौर हदायतकार की हैं और 28 सीरियल्स भी हैं इनके। बहुत शुक्रिया परवेज़ कलीम साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का। सुपरस्टार हमारे साथ मौजूद हैं और गुलाम मोहिउद्दीन साहब, और इनका ये वाहिद फ़नकार है पाकिस्तान के जिनका ग्राफ फनकारी का जो है वो आज के दिन तक वहीं खड़ा है जहाँ से इन्होंने सफ़र का आगाज़ किया था। और ये वाहिद फ़नकार हैं कि जिनके मुजस्समे चाइना में, शंघाई में लगाए गए, और फिल्म का नाम था मेरा नाम है मोहब्बत। इनसे जानेंगे, इनसे पूछेंगे कि दिलीप कुमार साहब को ये क्या ट्रिब्यूट पेश करते हैं। साथ मेरे राशिद महमूद साहब हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं, सैकड़ों रोल किए, करैक्टर एक्टिंग का लाजवाल शाहकार पेश करते हैं। जो भी रोल किया वो हकीकत से करीब तरीन जाकर किया। बहुत फाइन आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के। राशिद साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मेरे साथ अमानत खान साहब मौजूद हैं। अमानत खान साहब जो हैं वो अमानुल्लाह खान साहब के साहबजादे भी हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, और साथ इनकी जो स्पेशलिटी है वो आज ये ट्रिब्यूट पेश करेंगे दिलीप कुमार साहब के उन सॉन्ग्स का जो उन पर पिक्चराइज हुए, उन पर फिल्माए गए। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ फिल्म बीन की हैसियत से इस कैटेगरी में हमने इनको आज मदऊ किया है कि ये दिलीप साहब का बहुत सारा काम इन्होंने देखा है, और तो इनसे जानेंगे कि फ़िल्म बीन के तौर पर ये उनकी एक्टिंग से एज ए व्यूअर क्या इंस्पिरेशन लेते रहे, ये सारी चीज़ें। अगर मोहिउद्दीन साहब आप इजाज़त दें, राशिद भाई आप इजाज़त दें, तो मैं परवेज़ साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। परवेज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। दिलीप कुमार साहब के बारे में, उनकी परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में क्या आप कहेंगे, क्या बताएंगे हमें? दिलीप कुमार एक ऐसा नाम है जो ब्रांड है। दिलीप कुमार यही काफ़ी है कि वो दिलीप कुमार है। चूँकि माजी में जो करीब तर माजी है जिसमें दिलीप साहब सिल्वर स्क्रीन पे राज कर रहे थे,
तो मयार जो था किसी की खूबियों का या किसी के अच्छे लगने का, तो लोग कहा करते थे कि तुम कोई दिलीप कुमार है। वाह वाह वाह। और आप यकीन कीजिए कि मैंने तो आई वॉज सीन माई ओन आइज, मैंने अपनी आंखों से लड़कियों को दिलीप कुमार की कसम खाते हुए देखा कि मुझे दिलीप कुमार की कसम लगी। मुझे दिलीप मैं कुमार तुमसे की मोहब्बत कसम, करती मैं हूँ। तुमसे मोहब्बत करती हूँ यार। ये एक कमाल बात भाई वाह। खातीन कसमें खाती थी दिलीप कुमार जी। कि दिलीप कुमार की कसम मुझे तुमसे प्यार है। जी हाँ सर, बात यह है कि जुमला आपने अपना कर लिया। किस्सा ये है कि मैंने स्कूल कॉलेजों में देखा कि लड़कियां जो थीं वो कसम खाती थी दिलीप कुमार की, ओए और ये कहती थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लड़के से कह रही मुझे दिलीप कुमार की कसम है। अब ज़रा आप अंदाज़ा लगा लीजिए किसी शख्स के किसी के अंदर पिन्हा हो जाने की किस कदर भाई वाह। जो वो भाई है, बहुत खूब, ये बहुत कितने वो ज़बरदस्त बहुत थे। खूब, बहुत खूब। एक छाया थी उनकी, एक छाया थी उनकी, और उन्हें लोग कहते हैं कि जो ट्रेजिक किंग थे, नो डाउट, इसलिए कि वो दर्द आशना थे। फनकार के लिए सबसे बड़ी दुआ ये होती है किसी बुजुर्ग की या किसी दानिश्वर की या किसी फकीर की कि जा तुझे खुदा दर्द आशना कर दे। दिलीप कुमार दर्द आशना थे। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस तरह नहीं। क्या कहने। भाई वाह। तो भाई वाह। वो दर्दाशना थे। यही अब मधुमती में वो खड़े हैं एक पहाड़ पे वजंती माला के साथ। गुरु साहब से इजाज़त के साथ राशिद मियाँ से, मैं कोई अदाकार तो नहीं हूँ, लेकिन एक बात आपसे सिर्फ कहना चाह रहा हूँ, चूँकि अदाकारों को कोशिश करते हैं कुछ बताने की। मैंने 9-10 एक्टर आपके सामने नए इंट्रोड्यूस करवाए, तो इसी तरह ही कि लहजे उसमें उनकी कितनी कमांड होनी चाहिए। अब दिलीप कुमार साहब खड़े हैं मधुमती में ऊपर एक पहाड़ी को, एक लफ्ज़ पार्ट है उनका, तो साथ में वजंती माला खड़ी है। तो ऐसे ही एज पे खड़े हैं पहाड़ के, तो नीचे देखते हैं नाइट सीक्वेंस है, नीचे दूर तक जो है वो लाइट्स हैं छोटी छोटी, जैसे जुगनू नहीं है, बस्ती है। तो वो यही लाइन दिलीप कुमार कैसे कहता है और कोई और अदाकार कैसे कहे, मैं ये नहीं कहूँगा। दिलीप साहब ने ये लाइन जो कही कि वो तुम दूर देख रही हो मधु, लगता है आकाश से सितारे जमीन पे सीधे उतर आए। ये कर्ब और दर्द और एहसास लफ्ज की हुर्मत का, भाई वाह। ये दिलीप कुमार साहब का खासा रहा। बहुत खूब। यही वो उनका जादू था जो सर चढ़ के बोलता था। भाई वाह, क्या बात। गुलाम मोहिउद्दीन साहब, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि इतने मुनफरद आर्टिस्ट, क्या आप बुनियादी वजूहात देखते हैं उनके परफॉर्मिंग आर्ट में कि अगर वो शराबी के रोल कर रहे हैं 2 फिल्मों में, ये मैं परवेज़ कलीम साहब से भी पूछूंगा कि फिल्म दाग में कर रहे हैं और देवदास में कर रहे हैं, तो उनमें अगर आप मुमासलत ड्रा करने की कोशिश करें, उनकी यूनिकनेस को देखें, जिस फ्रेम में वो खेले हैं जाके, तो एक आर्टिस्ट अपने सामने वो काम देख के तो खौफजदा हो जाता है और कानों को हाथ लगाता है। क्या आपका तासुर है इस सारे मामले पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि दिलीप साहब के बारे में जो हम बैठे हैं आज यहाँ पे, मैं समझता हूँ, बल्कि यकीन से कहता हूँ कि दिलीप कुमार एक इंसान का या किसी आर्टिस्ट का नाम नहीं है। ये एक दौर का नाम है, एक तारीख का नाम है, एक अहद का नाम है, और सब कॉन्टिनेंट में परफॉर्मेंस के हवाले से दिलीप साहब ने भरपूर तरीके से डोमिनेट किया। अब जहाँ तक आपकी बात है, जो कुछ मैं समझा हूँ उनको देख के, उनकी फिल्में जो भी देखी थोड़ी बहुत, उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी थी, उनका होमवर्क बहुत अच्छा था, और उस चीज़ के लिए मैं समझता हूँ कि प्रॉपर टाइम लिया करते थे। उनको कोई जल्दी नहीं थी। हमारे मुल्क में तो ये है ना कि जो ज़्यादा फिल्में करे वो बड़ा एक्टर है, जिसने दिन में 8 फिल्मों की शूटिंग की वो बड़ा एक्टर है। उन्होंने इस चीज़ को गलत साबित किया। उन्होंने अपने पूरे करियर में ये साबित किया है कि ज़्यादा काम करने से इंसान बड़ा एक्टर नहीं बनता, अच्छा काम करने से बनता है। भाई वाह, ठीक, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी बात। यही वजह है कि आप देखिए उनके 60 साल के करियर में 60 या 62 फिल्में, जैसे भी आपने फरमाया था, 62 फिल्में,
अब कुछ फिल्में ऐसी हैं जो उनकी ऑब्जर्वेशन की एक मिसाल है, और वैरायटी ऑफ फिल्म्स, हर फिल्म में एक डिफरेंट रूप में वो नजर आएंगे। मुगल आजम देख लें, आन देखें, दीदार देखें, अंदाज देखें, राम और श्याम देखें, विधाता देखें, शक्ति देखें, एंड टॉप ऑफ इट गंगा जमुना। गंगा जमुना एक ऐसी फिल्म है जिसके बारे में मुझे लोगों ने बताया है कि जब आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो कुछ मिल जाते हैं, कोई इंडियंस वगैरह उनका वो फिल्म से रिलेटेड भी होते हैं, कि जब वो कैरेक्टर उन्होंने साइन किया तो उन्होंने कहा मुझे इसके लिए टाइम चाहिए। देखें, बुनियादी तौर पे दिलीप साहब तो पश्तो स्पीकिंग एक पख्तून, इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश का फिर उन्होंने सफ़र किया होगा लाजमी इसके लिए। जी हाँ, उन्होंने टाइम लिया कि मैं सीखूंगा इस ज़बान को। उन्होंने वो लोग अपने साथ रखे, सीखते रहे। जब 6-8 महीने गुजर गए तो उन्होंने अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को बुला के कहा कि मैं मुतमईन नहीं हूँ अभी। उन्होंने कहा नहीं आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं आप कह रहे हैं मैं मुतमईन नहीं हूँ, मुझे और टाइम चाहिए। उन्होंने कहा सर वो तो स्पेल आ गया। कोई बात नहीं, आगे कर लेंगे। अब ऑल्टरनेट कोई था नहीं, देखिए ना, ये मजबूरी थी, जबकि उस दौर में हर प्रोड्यूसर की, डायरेक्टर की, राइटर की, डिस्ट्रीब्यूटर की चॉइस यही थी, ये ख्वाहिश थी कि वो दिलीप साहब उसकी फिल्म में काम करे, बट ही वॉज वेरी चूजी। जब उन्होंने देखा कि अब उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, उन्होंने कहा ये ठीक, अब मैं कर सकता हूँ, आए। और वो एक ऐसा कैरेक्टर उन्होंने किया है गंगा जमुना में कि उनके बड़े बड़े फनकार मद्दा हो गए, दुनिया के बड़े बड़े फनकार, इवन हॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स थे, वो भी मान गए। और दिलीप साहब को ऑफर हुई थी हॉलीवुड की फिल्म में काम करने की, पता होगा आपको भी, ठीक है ना, बट ही रिफ्यूज। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी चीज़ मैं समझता हूँ कि एक्टिंग के हवाले से जो है ना, वो इंसान की अपनी एक ऑब्जर्वेशन है, वो उसमें लिव करते थे, और वो हमेशा से सेलेक्टिव रहे, बड़े चूजी रहे, और अपने काम को उन्होंने बहुत मेहनत से किया है। तो ये उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी। अगर वो जितनी फिल्में उनको ऑफर होती थी अगर वो करते, तो मैं समझता हूँ कि कम से कम ये अपने इस करियर में 800, 900, 1000 फिल्में कर सकते थे वो, बड़े आराम से अरबपति, खरबपति, बिलियनर, ट्रिलियनर बन सकते, लेकिन उनका नहीं। तो दिस इज कॉल्ड फन की खिदमत। उन्होंने एक्चुअली फन को परवान चढ़ाया। उन्होंने बताया कि फन को, क्योंकि देखें टैलेंट जो है ना, गॉड गिवन टैलेंट है ये, ठीक है, उसको उन्होंने बताया कि इसको किस तरीके से हमने पोर्ट्रे करना है आगे। तो उन्होंने फन की खिदमत की सही मानों में। बहुत खूब। और मैं समझता हूँ कि एक्टिंग के हवाले से, परफॉर्मिंग आर्ट के हवाले से हम अक्सर कहते हैं वन एंड ओनली। मैं अब ये समझता हूँ कि ये लफ्ज़ जो है सब कॉन्टिनेंट में दिलीप साहब के लिए सूट करता है। वन एंड ओनली दिलीप कुमार। क्या और बात, इतनी नस्तालिक उर्दू, क्या बात, इतनी नस्तालिक उर्दू के हिंदुस्तान में उन्होंने उर्दू को परवान चढ़ाया। इतना अच्छा तलफ़ुज़ और अदबी ज़ौक़, और पाकिस्तान के फ़नकारों से मोहब्बत करते तो उनको जानते थे सबको, यहाँ के अदीबों से, दानिश्वरों को, सहाफ़ियों को, सबसे वो बाखबर थे। भाई वाह, क्या बात। मैं वापस आता हूँ जी आपकी तरफ भी दोबारा। राशिद भाई जी, उस फनकार का अहाता तो नहीं किया जा सकेगा, ना डिस्क्राइब किया जा सकेगा उनका। फहद, मैं समझता हूँ मेरा कद बहुत छोटा है उनके, दिलीप साहब के बारे में बात करने के लिए, लेकिन चूंकि मेरा भी इसी दश्त की सयाही में सारी ज़िंदगी गुजर गई, खूब 60 बरस 70 प्लस हो गया, और 60 बरस हो गए मुझे प्रैक्टिकली इसी काम को करते हुए। यूसुफ खान साहब, दिलीप कुमार जो हैं, वो एक अल्लाह की तरफ से बना के भेजे गए ब्लेस्ड पर्सन थे। जब हम बात करते कि वो किसी एकेडमियों में तो नहीं गए, वो जैसे अभी गुल्लू भाई ने बात की, उर्दू ऐसी नस्तालीक, ऐसी शुस्ता, ऐसी परफेक्शन से, एक्सप्रेशन से, और इतनी मिठास से, और जो वो बोलते थे, इस सब कॉन्टिनेंट में कोई दूसरा फर्द रिप्लेसमेंट नहीं। बहुत बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर है, बहुत बहुत
बड़े नाम हैं जिन्होंने यहाँ सारे का सारा काम किया। ये सारी की सारी चीज़ें वो एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी थे जो रब ने बना के ऊपर से भेजी हुई थी। एक्सप्रेशन, ऑब्जर्वेशन, और फिर हीरोशिप में ये होता है मोस्टली हमारे सब कॉन्टिनेंट में, जो हीरो होता है वो अपने रोल में भी हीरो ही होता है। दिलीप साहब की पहली फिल्म से लेके उनके आखिरी तक वो वाला जो हीरो जो वो होते थे वो किरदार होता था जो उसमें एक कहानी में निट किया जाता था। वो सिर्फ हीरो नहीं, वो एक बड़े वाइड एंगल हार्ड डिस्क अल्लाह ने उनको अता कर रखी थी उसमें। और फिर इस सब कॉन्टिनेंट में जैसे अभी परवेज ने कहा कि आगा हशर के उस दौर में आके एक नेचुरल एक्सप्रेशन, वो तो मोस्टली अंडरटोन उनका सारे का सारा विस्पर की गेम ज़्यादा होती थी, उसमें उन्होंने डोमिनेट किया। कुछ लोग ऐसे ब्लेस्ड होते हैं जो रब बना के भेजता है। दिलीप कुमार साहब फनकार तो थे लेकिन वो बहुत बड़े आदमी थे। बड़ा आदमी जो होता है वो ये बॉदर नहीं करता कि मैंने 1000 फिल्मों में काम किया, वो ये करता कि मैंने ये जो काम किया मेरी प्रोफाइल में। दिलीप साहब एक बहुत ही बड़े इंसान थे। और बड़ा आदमी जो होता वो जिंदगी की किसी कैफियत में किसी लम्हे में कहीं छोटा नहीं होता। आप उनकी सारी जिंदगी की टोटल जो टेनोर है उसमें कोई एक लम्हा ऐसा दिखा दे जहाँ दिलीप साहब छोटे, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। वो हर जगह बड़े थे, हर जगह बड़े थे, हर जगह बड़े जो उन्होंने बात की, इसको मैं थोड़ा आगे लेके जाऊंगा। देखें उनका बड़ापन क्या है। जब हुकूमत पाकिस्तान ने उनको सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया, निशान पाकिस्तान, तो उस अवार्ड को रिसीव करके जब इंडिया वापस गए तो वहाँ एक तंजीम की तरफ से बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, उनके घर के बाहर मुजाहरा हुआ, उनको थ्रेट किया गया। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी सूरत में वापस नहीं करूंगा। उन्होंने वो अवार्ड सरेंडर नहीं किया, उन्होंने सरेंडर नहीं किया उन्होंने। ये है बड़ापन, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की इज्जत रखी, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की लाज रखी उन्होंने। अगर फर्ज करें वापस कर देते तो हमारी क्या इज्जत रह जाए। ये है बड़ापन। क्या बात, बड़ा आदमी दुनिया के अपनी जिंदगी को, अपनी फैमिली को दाव पे लगा के उन्होंने नहीं। क्या बात। खुर्रम साहब मुझे जाना है अमानत साहब की तरफ भी, और वो ट्रिब्यूट भी पेश करेंगे। आपका क्या तासुर रहा फिल्म बीन के तौर पे? सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि मुझे ऐसा लगता है कि यूसुफ साहब तो चले गए लेकिन दिलीप साहब जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। दूसरी, अगर एज अ फिल्म बीन देखें ना, तो मैंने उनकी जितनी फिल्म्स देखी हैं, मुझे लगता है मैंने दिलीप कुमार नहीं हर उस करैक्टर को देखा है। मुग़ल आज़म की मिसाल ले लें तो फिल्म देखते हुए एहसास होता है कि अगर मुग़लिया ज़माना होता और मैं उसमें होता और मैं शहज़ादा सलीम को देखता तो शायद यही शहज़ादा सलीम है। मुझे तो नहीं पता मुग़लिया ख़ानदान में क्या था। खूबसूरत बात। अगर आपने दीदार फिल्म को देखा हो और वो जैसे हारमोनियम बजा रहा है एक अंधा, तो मुझे लगता है असल में अंधा यही है। शायद आप लोगों ने नोट किया होगा, वो पहला अंधा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में था जिसने आंखें खोल के अंधे की एक्टिंग की थी। पहले ऐसे एक्टिंग नहीं होती थी। अगर आप अंदाज फिल्म को देखें, दो बड़े अदाकार दिलीप कुमार और राज कपूर और दरमियान में नरगिस, क्या कमाल कॉम्बिनेशन। लेकिन जहाँ जहाँ सीन में दिलीप साहब आते हैं डोमिनेंट कर जाते हैं। मुझे फिल्म देख के हमेशा लगा कि शायद राज कपूर को ये फिल्म नहीं करनी चाहिए थी। बहुत अजीम अदाकार है वो, लेकिन दिलीप साहब ने ओवर डोमिनेंट कर दिया। अमेजिंग। मशाल फिल्म को देख लें, मेरे रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं जब मैं वो सीन देखता हूँ कि बीवी उनकी मर रही है और वो सड़क पे कह रहे हैं, अरे भाई मेरी बीवी मर रही है, रुक जाओ, मुझे अस्पताल लेके जाना है। क्या सीन है। मुझे मतलब जब आपको फिल्म देखते हुए ये एहसास हो जाए कि यार ये कर्ब में है, तकलीफ में है आदमी, ये दिलीप नहीं, ये तो करैक्टर है, ये तो मर रहा है, आप कहाँ चले जाते हैं। विधाता में आप चले जाएं, क्या बात है। क्या संजीव कुमार, अमरीश पुरी, सब अदाकार उनके सामने जीरो लग रहे थे। बेहतरीन एक्टिंग की। सौदागर फिल्म देखें, राजकुमार और ये, लेकिन मवाजना ही नहीं किया जा सकता उनकी एक्टिंग का। हमारा साहब, क्या ट्रिब्यूट आप इस सदी के अजीम तरीन फनकार को देंगे? अब एक तो आपकी मेहरबानी, आपकी मोहब्बत, आपने याद किया मुझे, और मैं तो इतना छोटा हूँ कि मेरे सीनियर्स बैठे हैं, मैं उनके बारे में क्या बताऊँ।
तो दिलीप साहब की पहली फिल्म जब मैं बहुत छोटा था तो वालिद साहब के साथ देखी थी शक्ति फिल्म उनकी। और जब वो सीन आया जिसमें समीता पटेल कहती है दिलीप साहब से कि जी मैंने और आपके बेटे ने शादी कर ली है, तो दिलीप साहब के वो जो एक्सप्रेशन थे, वो फीलिंग, वो तासुरात के हमारे बगैर हमारे बेटे ने शादी कर ली। तो जब अब्बू ने वो सीन देखा अब्बू ने जब वो सीन देखा तो अब्बू खुदा की कसम उठ के खड़े हुए क्लैप की और अब्बू रो पड़े। हाय हाय, ये मैंने देखा है और मेरे वालिद साहब के साथ ही उनकी काफ़ी फिल्म देखी और आज उनका एक गाना आपकी खिदमत में पेश जी करना प्लीज। चाहूँगा। मेरे साथ जो म्यूजिशियंस हैं, मोहम्मद आसिफ साहब हैं ड्रम पे। आसिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ा नाम। कामरान साहब ढोलक पे हैं इस वक्त हमारे साथ, और इमरान हैदर जो है वो कीबोर्ड पे। इमरान भाई आपका भी बहुत शुक्रिया जी, प्लीज। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, पहाड़ बेचैन है किसकी धुन पर, ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, पहाड़ बेचैन है किसकी धुन पर, कहीं गुनगुन कहीं रिमझिम के जैसे नाचे ज़मीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। फैज कलीम साहब, सर मुझे बताइए ये दाग का और देवदास का कंपैरिजन बताइए, और फिर आप शाहरुख की देवदास भी बीच में डाल लीजिएगा प्लीज, कोई रहनुमाई कीजिए। आप बड़े हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं। बड़े उम्र में कह रहे हैं ना आप। देवदास का दाग का देवदास दोनों में शराबी का नहीं, रोल है। दोनों में शराबी का रोल है। असल में यही चीज कॉमन है कि दोनों किरदार शराबी के हैं, लेकिन फर्क यह है कि एक जगह उमिया चक्रवर्ती जी हैं, दूसरी जगह विमल रॉय हैं। एक तो ये बहुत बड़ा फर्क है। एक फर्क ये है कि दिलीप कुमार साहब ने दाग में जो रोल किया वो बंदा जो उस अहद में, अगर आप ज़रा पीछे जाएं तो उस अहद के जो लिखने वाले भी थे और कुछ ऐसे बंदे भी थे जो सोशलिस्ट थे और कॉमरेड कहलवाना पसंद करते थे। तो वो जो दाग का एक मजदूर, एक बंदा जो बुत तराश या छोटे छोटे स्टैचू बनाता है घर में बैठ के, वो बंदा एक प्रोग्रेसिव एक बंदा है थोड़ा सा। उस बंदे का शराब पीना वो कैथारसिस उसका और है। बिमल राय में वो एक पारो का आशिक है जिसकी पारो बिछड़ गई है, एक आशिक का शराब पीना, ये दो मतसाद किरदार हैं। लोग समझते हैं कि उसने भी शराबी किया, उसने भी शराबी किया, लेकिन मजे की बात है तो रोल ही ऐसे लिखे हुए थे कि वो एक पारो का आशिक और एक इधर। अब आ गई बात आपका दूसरे, ये तो फर्क आ गया दिलीप कुमार साहब के हवाले से। अब एक बात और है कि एक बात ज़रूर मैं इसमें इन दोनों किरदारों के हवाले से बात एक जुमला कह के ख़त्म करूँगा, फिर अगली आपको शाहरुख की बात कि ये रोल अगर शायद एशिया का कोई और अदाकार करता, सपोज दिलीप साहब की जगह जी सपोज कर रहे हैं जी जी अंदाज का भी, सपोज अंदाज का जिक्र भी छेड़ना है इसके बाद। बात यह है कि अगर कोई करता तो फहद साहब शायद वो शराबी को पर्दा सिमी पे मुख्तलिफ ना कर सकता, वो इनफरादियत ना दे सकता जो दिलीप साहब के पास, क्योंकि हे छे मीम नून गुलना जैसा उन्होंने बोला है, लफ्ज़ की दरोबस और हुर्मत से जैसे वो वाकिफ थे, क्या खूबसूरत बात है। किरदार के लहजे, क्या बात। फहद साहब तायुन करता था, वो बंदा लहजे का तायुन करता था किरदार, वही जो उर्दू दान है,
जो बंदा बेपनाह अच्छी उर्दू बोलता है, नस्तालिक उर्दू बोलता है। लेकिन फराज साहब मज़े की बात यह है कि जब वो शंकर है ताक का, तो वो जो बोल रहा है उसमें वो सस्तापन, वो मवालीपन, वो एक छोटा आदमी मौजूद है उसके लहजे में। और जो बिमल रॉय का देवदास है वो एक पारो का आशिक है और बड़े बाप का बेटा। उसकी ग्रूमिंग, उसका निश्चित बर्खास्त, उसका बैठना उठना, क्या खूबसूरत बयान वो किया जी आपने। एक इस कदर मुख्तलिफ है फराज साहब कि उसने डिफरेंशिएट करके आपको अपनी परफॉर्मिंग से दिखा दिया कि मैं परफॉर्मिंग आर्ट में क्या हूँ। लोग जो मुझे ये समझते हैं कि मैं अवतार हूँ परफॉर्मेंस का, तो शायद कहीं गलत नहीं कहते होंगे। इसी तरह का होते हैं जो लोग अवतार होते हैं अपने काम के। अच्छा, अब आ गई बात देवदास के शाहरुख ने भी की, और देवदास जो है वो दिलीप कुमार ने भी किया। और इसमें मैं पैनल से भी ये जानूंगा जी, दिलीप साहब शाहरुख खान साहब को बड़ी पजीराई देते रहे। जी वो जरूर जानिएगा। मैं आप पहले कंपैरिजन ड्रॉ कर सिर्फ मैं कंपैरेटिवली बात कर रहा हूँ। जी जी, वो तो ठीक है, वो देते हैं पजीराई उसको। जाहिर है जो बंदा किसी का अदब करता है, मैं गुल्लू साहब का अदब करता हूँ तो वो मुझे थोड़ा सा ओन करेंगे, क्योंकि अदब ही करीना है मोहब्बत के करीनों में, बाकी तो सारी चीजें बेकार अदब हैं। पहला करीना है। वो पहला करीना है, वो है ही पहला ना। एग्रीड। हाँ, इसके बाद कुछ नहीं है, यही है। और वहाँ भी वही है। जो राशिद साहब आज फॉर्म में है ना जी, वहाँ भी शाहरुख होमवर्क करके आए। जितना भी वही है भाई। जी जी, शाहरुख जितना। शाहरुख जिस कदर बादब उनका रहा, चूंकि वो उनकी तीसरी कॉपी है। तीसरी कॉपी है। वैसे तो वो बहुत सारे लोग इंस्पायर थे, लेकिन वो जो मुस्तनद जैसे ठप्पा जापानी जिस पर मोर लगी हुई है, ये उसकी तीसरी कॉपी है। चूंकि दूसरी कॉपी उसकी अमिताभ बच्चन है। अमिताभ जो दूसरी हो रिफाइन, गए, हाँ। और तीसरी शक्ल जो है वो शाहरुख हैं। शाहरुख ने जो देवदास किया, बस एक जुमले में ही डिफरेंशिएट कर दूंगा, क्योंकि बड़ा इसमें तो किताब लिख किसी सकता हूं डायलॉग मैं। से कर देते तो जरा। किताब लिख सकता हूँ इस पे तो मैं। किस्सा ये है कि शाहरुख ने जब परफॉर्म किया तो देवदास देख के किया, पहला जुमला है। ठीक। जब शाहरुख ने परफॉर्म किया तो संजय लीला बंसाली ने उसे 30 दफा शायद देवदास दिखाई, लेकिन जब दिलीप कुमार ने परफॉर्म किया तो कोई देवदास ऐसी नहीं थी जिसे वो भाई वाह, क्या सबसे बड़ी अच्छा, सबसे बड़ी तो ये बात है। हालांकि सैगल साहब ने देवदास किया हुआ है, बहुत प्यारी बात। जी हाँ। अब उसके बाद ये एक जुमला सिर्फ, आपके पास 10 जुमले बोलने की गुंजाइश है अभी, आप बोलें। जो ग्राफ शाहरुख ने परफॉर्मेंस का रखा, उसमें कहीं नो डाउट कि ये लार्जर देन लाइफ होती है फिल्म। मैं कतई इसका कायल नहीं हूँ कि कोई कहे जी मैं बिल्कुल रियलिस्टिक कर रहा हूँ। और जो अगर आपने आम बातें करनी है तो वो तो घर में बैठ के कीजिए, सिल्वर स्क्रीन पे तो वो नहीं जचती। थोड़ा सा हमें जिंदगी से लार्जर देन करना पड़ता, करवाना पड़ता है। शाहरुख ने उसका एक बीट बढ़ाना था, वो 3 बीट बढ़ा गया। ओह, परफॉर्मेंस में बीट 3 हो गए, 3 हो गए, ज्यादा ओवर हो और आप यकीन कीजिए, अब आप आ जाइए दिलीप कुमार पे कि जब वो गाड़ी बांध से कहता है कि गाड़ी बांध, पारो को गांव कितनी दूर रह गया है, तो ये लहजा, ये रियलिस्टिक लहजा और सीधा, जिसमें कोई बलछल नहीं। लेकिन जब शाहरुख खान साहब जब कहते हैं तो वो उनका एक अपना लहजा है। मैं उसकी नकल नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वो बच्चा है हमारे लिए, तो मैं नहीं समझता कि मैं उसको कॉपी करूं। दिलीप कुमार को मैं इसलिए कहीं कह रहा हूं कि वो रियलिस्टिक एक्टर, वो 3 बीट जिंदगी से लार्जर देन लाइफ शाहरुख, इसका कंपैरेटिवली जब आप मुकाबला करेंगे तो मेरा ख्याल है बनता नहीं है, ये कोई मुकाबला नहीं है, ये मुकाबले की फिजा। ठीक बात, कायम ठीक ठीक जी। गुलाम मोहिउद्दीन साहब, अभी खुर्रम साहब फरमा रहे थे कि अंदाज में राज कपूर साहब को तो माजरत कर लेनी चाहिए थी, और जितनी बातें परवेज कलीम साहब ने की, क्या आपका रिस्पॉन्ड है इन सारी बातों? देखें, अभी जो बात की है खुर्रम साहब ने, जी खुर्रम साहब ने, जब 2 एक्टर सामने आते हैं ना तो कोई ना कोई तो डोमिनेट कर जाता है। उसमें 2 चीज़ें होती है, एक तो कौन सा एक्टर जो है वो कैरेक्टर में लिव कर रहा है, कितना ज़्यादा वो ऑब्जर्व कर रहा है कैरेक्टर को, एक तो वो चीज़ होती है, और एक वो नेचुरल टैलेंट किस में ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो यानी 2 फैक्टर हैं, लिव कितना कर रहा है और नेचुरल टैलेंट। बिल्कुल 2 चीज़ें, ये बुनियाद है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है।
तो उसमें बिलाशुबा दिलीप साहब ने हमेशा डोमिनेट किया है, जो भी एक्टर्स उनके सामने आए उसको उन्होंने डोमिनेट किया है, क्योंकि सिर्फ ये नहीं लगता था कि वो ज़बान से डायलॉग बोल के एक्ट कर रहे हैं, उनकी आंखों में, उनके स्किन पे भी एक्सप्रेशन होता है। ओह, लगता था कि ये बंदा फील कर रहा है, ये नहीं लगता था कि ये शख्स जो है एक्टिंग कैमरे के सामने है। या अभी जैसे आपने सवाल किया था परवेज़ कलीम साहब से शाहरुख खान के और दिलीप साहब के बारे में, देवदास को आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें एक तो मैं समझता हूँ कि कोई भी कैरेक्टर हो, देवदास तो एक नॉवल पे बनी जी थी, जी बिल्कुल, ठीक है ना, वो लिखा हुआ नॉवल। तो वो जो देवदास बनी थी दिलीप साहब की, वो बिल्कुल उस नॉवल का जो बैकग्राउंड था उसके हिसाब से बनी थी, उसमें गुर्बत भी थी, वो सारी चीज़ें थी, वो टोटल इन्वायरमेंट था। लेकिन शाहरुख की जो देवदास थी उसको वो माहौल ही नहीं दिया उन्होंने, उसको तो रिच कर दिया उन्होंने। उसमें जो कपड़े पहनाए थे शाहरुख को उन्होंने, वो तो आधा कैरेक्टर वैसे ही ख़त्म हो गया। वो तो लग रहा था कोई फैशन डिज़ाइनर से आप कपड़े डिज़ाइन करा के लाया, तो दैट इज़ डायरेक्टर्स फॉल्ट, इसमें एक्टर का कसूर नहीं है। दिलीप साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, उनको उस देवदास में पूरा इन्वायरमेंट मिला था। यानी आप कह रहे हैं कि डायरेक्टर चाहता तो ये 3 बीट्स जो ऊपर की हैं शाहरुख ने, वो नीचे ले आता। ये ठीक बात है ना जी? देख, ये गुरु साहब का पॉइंट ऑफ व्यू जी, है, जी। इसमें कोई मेरा राय एक नहीं माहौल दूंगा। होता है। मैं समझ अब गया। आप दिखा रहे हो कि जैसे कोई कैरेक्टर है जो बहुत गरीब आदमी है वो, और वो रोटी की तलाश में, जॉबलेस है, बच्चों के लिए पैसे नहीं है घर में, ये वो, तो वो सारा माहौल उसको मिलेगा, वो घर का Environment माहौल मिलेगा, तब उसकी परफॉर्मेंस भी निखर के आएगी। राशिद साहब, ये आपने सारी गुफ्तगू को जी, सम मैंने अप करना सुनी, है, मैंने सुनी। वो अंदाज भी, ये सुनी। देवदास भी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। जी प्लीज प्लीज। हर दौर जो होता है ना, जब हम पिछले दहाइयाँ कुछ पीछे जाते हैं, तो आज के जो यूथ है, जो आज के ये टिक टिक वाले बच्चे हैं, वो जब हम पिछली कोई बात, कोई कोटेशन दे रहे होते कि यार ये, तो उनका मोस्टली उस पर कमेंट्स ये होते हैं कि जी वो ड्रैग था, ड्रैग। असल में वो ड्रैग नहीं था, ग्लोबल मोमेंटम ही उस वक्त सारी दुनिया का वो था जिसमें वो सारे का सारा क्या एक्सप्लेन किया पोर्ट्रे जी, हो रहा शानदार। लिव कर। राशिद अब भाई इसमें- जिंदाबाद। अब इसमें दूसरी ग्लोबल बात- मोमेंटम, वाह वाह वाह, अब बहुत अच्छा, दूसरी बात बहुत जो अच्छी, है बहुत अच्छी। कि उसी मोमेंटम में दिलीप साहब के जितने भी सारे 60 या 62 जैसे आपने भी बताया टोटल फिल्म है उनकी, उन सब में पैथेटिक रोल जो है वो ज्यादा थे उनकी। हाँ, ये भी एक बिल्कुल जैसे सिंगर गजल की गायकी में सब कॉन्टिनेंट में अगली कई दहाइयों तक कोई भी गजल का सिंगर आ जाए, वो मेहदी हसन के उस छांव से बाहर निकल नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं मेहदी हसन की वही जो सारी वो है, Legacy वो रही। है। इसी हाँ, तरह हाँ। पैथेटिक एक्टिंग में पिछली सदी में जो डोमिनेशन दिलीप साहब के हिस्से में रब ने रख दी थी, अभी कई दिहाइयाँ पैथेटिक एक्टिंग में कोई भी एक्टर हो, वो चाहे इंडिया को कहीं का भी को, वो अभी उस छांव से निकल नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट करेगी। दिलीप साहब एक ब्लेस्ड पर्सन थे, रब ने बना के भेजा था, दानिश्वर थे वो। उनकी गुफ्तगू खुद शुरू होती थी तो हम बिल्कुल दिल करता था ये ख़त्म ही नहीं, ये बातें करते जाए और हम सुनते जाए। हम रेडियो पे ये जो हमें सारा कुछ उनके अंदर रब ने वैसे ही फीड करके रखा हुआ था। ऐसे हर वो रिक्वायर कंटेंट्स जो इस शोबे में सीखने पड़ते, अल्लाह ने उनके अंदर पहले से, उन्होंने इजाद किया ये सारे का सारा नेचुरल परफॉर्मेंस जो है। तो ये बड़े लोग हैं, वो इस सदी दिलीप कुमार साहब की वो पिछली सारी सदी जो है ना सब कॉन्टिनेंट में, उसमें सिर्फ एक ही नाम, और वो यूसुफ खान साहब, दिलीप कुमार। आपने कुछ दिन पहले मुझसे बात करते हुए कहा कि दिलीप कुमार ने जब वो डेथ सीन किया देवदास का, तो मुझे लगा कि वो जैसे मर के देखा है। ये मैंने कहा था ये इन्होंने मुझे कहा कि मुझे परवेज़ ऐसे कलीम लगा साहब। देवदास की डेथ करते हुए। अच्छा, फिर देवदास तो बहुत बाद की डेथ है। आप और भी फिल्में हैं उनकी जिनमें उनकी मौत जो है वो थोड़ा मशाल पे आ जाए। एंड है। बेगम बीमार है, गाड़ी वो वाले उस पे को भी रोक आ रहे जाते हैं। हैं, तो वो जो इस पे भी आ जाते हैं। बात ये है कि ये बात समअप जो है उसको मैं कर लूं कि वो जो उन्होंने मौत, ये जो क्यों वो दुनिया में
सोल और हार्ट के अंदर जिंदा क्यों रहे वो? लोगों ने उन्हें दिलो जान से, एक लफ्ज़ है उर्दू का, उसे तस्लीम किया। कैसे किया? मैं आपको बताऊं, ह्यूमन साइकी है कि गुरु साहब, लोग हमेशा, अब आपने इसको असेस करना है खुद, लोग हमेशा से, हमारा जो सिस्टम है ये सब कॉन्टिनेंट का, कम से कम इसमें मैंने ये देखा है कि हम शिकस्त खुर्दा लोगों के साथ होते हैं, उनके साथ हमें प्लेजर मिलता है, हम उनकी फेवर करते हैं, और जो बंदे डोमिनेट कर रहे होते हैं और या उनमें ऐसी कुछ बात होती है उसको हम मानते हैं लेकिन उसे दिल से नहीं। बहुत खूबसूरत, पूरा इन्होंने बहुत अच्छे। सही। दिलीप कुमार ने, वाह प्रवेश भाई वाह, जो बहुत अच्छे, बहुत वाह अच्छे। साहब, तीन दिलीप कुमार ने, नस्लें, 3 नस्लें उनके साथ उस वो क्यों रही एफिलिएट, क्यों रही? इसीलिए वो इसलिए रही ये जो- कि शिकस्त, मौत, गम, दर्द एक ऐसा बना लिया इमेज कि एक दर्द का शहंशाह बन गया हाय हाय, और ट्रेजिक किंग कहलवाया। वाह वाह जी। वाह एक वाक़या मैं आपको सुनाना चाहता हूँ दिलीप साहब की इन्वॉल्वमेंट का। जी। वो ये है कि एक फिल्म थी जिसमें दिलीप साहब और अशोक कुमार साहब दोनों साथ काम कर रहे थे। तो अशोक साहब जो थे वो ऑलरेडी सेट पे मौजूद थे। दिलीप साहब आए, अशोक कुमार साहब ने उनको वेलकम किया, कुछ हेलो हाय करने की कोशिश की, तो देखा उन्होंने सीधे आगे निकल गए, अब जाके स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ने लगे। दोबारा अशोक साहब ने उनको फिर कुछ विश किया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, चुप कर गए, वो माइंड कर गए। उन्होंने अपने डायरेक्टर को कहा कि यार ये किस तरह का आदमी है, मैं इससे सीनियर हूँ, मैं इससे बड़ा हूँ, मैं इसको सलाम कर रहा हूँ, मैं विश कर रहा हूँ, वो जवाब नहीं देता, अपनी धुन में मगन बैठा हुआ ये वो। डायरेक्टर जो थे उनको दिलीप साहब की नेचर का पता था, तो जब शाम को उन्होंने बात की अशोक साहब ने, तो उन्होंने फिर अशोक साहब को कहा कि देखें बात दरअसल ये है कि वो आदमी इतना इन्वॉल्व हो जाता है काम में कि वो किसी से बात ही नहीं करता, किसी को नहीं बात करे, वो अपने काम में लिव कर रहे होते हैं वो, तो बेहतर ये है कि आप उनसे बात ही ना किया करें। उन्होंने फिर लेटर उन्होंने फिर वो दिलीप साहब को बताई ये बात, तो भाई दिलीप साहब ने उनको फ़ोन करके कहा कि दादा मुन्नी कहते थे उनको वहाँ पे कि दादा प्लीज़ आप माइंड ना करें, मुझे आप मिले ही ना करें, मुझे पूछे ना, मैं अपने काम में होता हूँ, मुझे माफ़ कर दें आप, मुझे ना आप टच किया करें। तो ये इंतहा है एक इन्वॉल्वमेंट की, ये मैं समझता हूँ कि यही वजह है कि जब भी कोई उनके सामने आया तो क्या बात उन्होंने यही dominate वो किया। चीज़ है जो उनके फिल्म में नजर आती है। आप उनका कोई भी सीन देख लें, कोई मूवी देख लें, तो आपको फील होता है कि ये कोई मतलब ये एक्टर नहीं है, ये रियल हो रहा है, आपकी रियल हो रहा है, आंखों के exactly, सामने बिल्कुल है। ऐसे। मुझे मतलब उनके करैक्टर के नाम याद है, मतलब राणा विश्व प्रताप सिंह, तुम्हें इस थप्पड़ की गूंज सुनाई देगी, वो कर्मा, अगर आपके पास वो अनुपम सीन खेर, चलाएं जब वो राणा साहब जेल में चलते हुए थप्पड़ बड़ा- मारते हैं क्या ना, बात है। जन्नाटेदार थप्पड़, वाह, वाह। तो उस थप्पड़ से ही उनका कद पता लग ठीक है, जाता है। आखिरी बात है जी, वो मशाल का गाड़ी रोकने वाला सीन थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन कर दें, फिर मैंने मानस साहब के पास जाना है। एक्सप्लेन ये है जी कि देखिए ये एक बेबसी की एक अलामत है, वो सीन नहीं है। वो शख्स जो बेबस है, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और वो बच्चा डिलीवर करने वाली है, और ये शख्स जो है इसके पास कुछ नहीं है, उसे हॉस्पिटल ले जाना है उसने, और वो बंदा रोड पे आता है भागता हुआ, और जिस तरह वो आए हैं, पहले तो बॉडी लिंगो उनकी देखिए, वो ही काफ़ी है उस सीन को सीन बनाने में। मेरा ख्याल है दिलीप कुमार पे जो सच का गुमान हुआ, तो वो उनकी वो भाग दौड़ थी, वो बॉडी लिंगो थी, जो सबसे बड़ी बात थी। और बाकी मकालमा तो सिर्फ इतना ही था, ए भाई अरे रुक जाओ, अरे देखो मर जाएगी बेचारी, बस इतना ही था। आप देखिए कि मिजरी को उनसे बेहतर पेंट कोई नहीं कर सका। मिजरी पेंट करने के और शाहकार तराशने के वो किंग कहलाए, शहनशाह कहलाए। And that's what we call action speaks louder than the वाह वाह, words. क्या बात। मानस भाई, yes. क्या आप ट्रिब्यूट पेश करेंगे? जी सर, उनका एक बहुत ही ज़बरदस्त गीत फिल्म दाग से आपकी ठीक है, फिल्म दाग से जी अमाना साहब ट्रिब्यूट पेश करेंगे। मेरे साथ जो मोहतरम पैनल, बड़ी रिच डिस्कशन की उन्होंने, बहुत क्लास की डिस्कशन की, और कोशिश हमने की कि इतने अजीम फनकार की शान में
कोई एक दो लफ्ज़ कह सकें कि ज़माने भर को तन्हा कर रहे हो, इसे देखो तुम्हारा हो रहा है। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। और अमानत साहब जो हैं वो ट्रिब्यूट पेश करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। और चल गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई भर गया है मेरे दिल कहीं। और चल गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई भर गया है मेरे दिल कहीं। और चल चल जहाँ गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो। चल जहाँ गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो। झूठी आशा के तारे न हो। इन बहारों से क्या फायदा जिसमें दिल की कली जल गई, गम से फिर से हरा हो गया है मेरे दिल कहीं। और चल गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई भर गया है मेरे दिल कहीं। और चल